नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। ये खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के धेमाजी जिले के गोगामुख में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। रैली में स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, असम में हुए विकास कार्यों का खाका रखा। उन्होंने बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार ने बीते 10 साल में असम का विकास किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि कांग्रेस की एक बार पराजय तय है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेलवे के बजट के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, जिससे आम लोगों को अधिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलों की संख्या बढ़ी है और अब रेलवे इतिहास में अब तक की सबसे कम दुर्घटनाएं हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एविएशन टरबाइन फ्यूल से जुड़ा सांविधिक संकल्प पेश करेंगी। इसके अलावा प्रश्नकाल और समितियों से जुड़े प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज संसद भवन परिसर में दोपहर 3 बजे जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित कई विशेषज्ञ और प्रतिनिधि समिति के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। लोकसभा के वरिष्ठ सांसद और पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली ये समिति एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों, संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही है। ये 39 सदस्यीय समिति है, जिसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल है। और इसी बजट सत्र के दौरान 18 मार्च को लोकसभा ने समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंचल कुमार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के तौर पर कर्तव्य भवन में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम सख्त कर दिए हैं। अब ओटीपी के अलावा पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फिर फेस आईडी का इस्तेमाल अनिवार्य। देश में आज से जनगणना की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो रहा है, जो कि 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस बार जनगणना डिजिटल रूप से और स्वगणना के विकल्प के साथ की जा रही है। जनगणना के लिए नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जबकि प्रगणक का मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एकत्रित करेंगे। डेटा सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जनगणना के आंकड़े नीतियों और योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही और पूरी जानकारी दें, ताकि विकास योजनाएं बेहतर बने। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। इस चरण में जातियों की गणना भी की जाएगी। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक शिक्षा, प्रवास, प्रजनन आदि संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मैदान में उतर रही हैं। असम में भाजपा को हराने के लिए प्रियंका के आज कई जनसभाएं। गौरव गोगोई भी आज धुआंधार रैली करने पर निकलेंगे और गोगोई की रणनीति का फोकस संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने और भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीईसी को लिखे पत्र पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ है। हमारी रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ममता को चुनाव आयोग को पत्र लिखने के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। दिलीप घोष ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जनता को भड़काने का प्रयास कर रही हैं। उनकी रणनीति से चुनावी माहौल में तनाव बढ़ सकता है। तमिलनाडु के वेलोर शहर के सोशल एक्टिविस्ट निवेदन कुमार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनका उद्देश्य लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी देना।
निवेदन कुमार ने ट्रैफिक उल्लंघन, हेलमेट उपयोग और प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाना शुरू किया। वे राज्य में सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक संदेशों का उपयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली के गांधीनगर बाजार में डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदयाराज के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भीमानगर में तिरुचिरापल्ली पश्चिम सीट से डीएमके उम्मीदवार के एन नेहरू के लिए वोट मांगे। स्टालिन ने स्थानीय जनता से समर्थन की अपील की। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज केरल में चुनावी दौरे पर जाएंगे और वो प्रवूर में दोपहर 3 बजे और नेदुमंगल में शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कोझिकोड की बेपोर सीट पर राजनीति तेज हो गई है। एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए सभी गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं और ये चुनाव बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है। मौजूदा मंत्री पीए मोहम्मद रियाज बेपोर में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का दावा कर रहे हैं, जबकि पूर्व सहयोगी पीवी अनवर इसे सिर्फ छवि निर्माण की राजनीति मानते हैं और असल मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी उम्मीदवार केपी प्रकाश बाबू स्थानीय समस्याओं जैसे कचरा प्रबंधन और पेयजल की खराब स्थिति को प्रमुखता से उठा रहे हैं। बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों की नाराजगी भी चुनावी मुद्दा बन चुकी है। पुडुचेरी विधानसभा में बीजेपी 2021 की चुनावी जीत को दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के कई बड़े नेता प्रचार में जुटे हुए हैं और सोशल मीडिया सेल वोटरों तक पहुंचने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पुडुचेरी में चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं। बीजेपी ने मंडल स्तर तक सोशल मीडिया सेल बनाए हैं ताकि हर वोटर तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि पुडुचेरी में पिछले 5 वर्षों में एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ। आध्यात्मिक नेता डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी गलू की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, उनका जीवन अनगिनत लोगों को निस्वार्थता और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के तुमकुरु स्थित श्री सिद्धगंगा मठ में डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी के 119वें जन्मदिन और गुरु वंदना समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान का दौरा किया और वहां पर काम कर रही महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने चाय बागान में काम करने वाले प्रत्येक परिवार की मेहनत और संकल्प की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर डिब्रूगढ़ के चाय बागान की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं और इस अनुभव को यादगार बताते हुए कहा है कि असम की चाय बागान परिवारों की कड़ी मेहनत ने राज्य के गौरव को बढ़ाया। सांसद सुधा मूर्ति की पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ओम बिरला और हरिवंश संसद भवन में मौजूद रहे। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में संविधान सदन के भित्ति चित्रों और उनसे जुड़े भारत के इतिहास का सरल वर्णन किया गया है। भारत में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लागू किया गया है। ये नए नियम पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे और आज से प्रभावी हो गए। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण कचरे की मात्रा बढ़ रही है। नए नियमों का उद्देश्य कचरे को कम करना, अलग करना और ज्यादा रिसाइकलिंग करना। नए नियमों के तहत नागरिकों के लिए अपने कचरे को गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल के कचरे में अलग करना अनिवार्य होगा। साथ साथ कचरा प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बढ़ सके। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड माइग्रेंट श्रमिकों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। कंपनी 5 किलोग्राम भारत गैस मिनी सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति और विशेष उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। बीपीसीएल का उद्देश्य है कि श्रमिक परिवार सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से खाना बना सकें और इसके लिए कंपनी ने त्वरित आपूर्ति और विश्वसनीय समर्थन प्रदान करने की कोशिश की है।
ग्राहकों का कहना है कि एलपीजी रिफिल्स बुकिंग के एक दिन के भीतर डिलीवर हो जाती है और कभी कोई समस्या नहीं आई है। वे भारत गैस की त्वरित सेवा और विश्वसनीय समर्थन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मिडिल ईस्ट संघर्ष से वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के चलते कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 195.50 रुपए महंगा हुआ है। नए रेट के मुताबिक दिल्ली में सिलेंडर कीमत 2078.50 रुपए पहुंच गई है। हालांकि घरेलू रसोई की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू एलपीजी के दामों में 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से दाम स्थिर। और आपको सीधे लिए चलते हैं समय भाजपा की प्रेस वार्ता में। बाकी लोग भी सब पटका एक बना दे। जाखड़ जी आप बाद में फोटो अच्छा सा सब लोग मिलके चलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी से आग्रह है कि वो शब्दों के माध्यम से फुल्का जी का स्वागत करें। आज बहुत स्वागत का दिन है। सरदार हरविंदर सिंह जी फुल्का पद्मश्री, जो लंबे समय से मानव अधिकारों के मामलों में लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के 52 शहरों को शमशान बनाया गया और ख़ास तौर पर दिल्ली में सिख कत्लो गारत की गई, तब देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी थी जिसने बाजार से लेकर संसद तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में आवाज उठाई। उस समय यंग फुल्का जी 1984 सिख कत्लो गारत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सामने आए और लगातार 42 साल तो वो लड़ाई लड़ रहे ने। लगभग 70 तो ज्यादा लोगों को कतल के केसा जो उन्होंने सजा दवाई है सिर्फ 1984 सिख कतलो गारत। 250 तो ज्यादा अपराधियों को, दोषियों को सजा दिलाई। और जड़ा वो 1984 का दौर जो सी याद आता है, जदों वोटर लिस्टां फड़ फड़ के कांग्रेस के लीडर ने कला कला सिख का घर, पंजाबी का घर लभ के उन्होंने साड़िया, जिंदा जलाया। उस वेले अटल बिहारी वाजपेयी साहब सामने आए सी, भारतीय जनता पार्टी सामने आई सी और उस आवाज़ को अगे वधाने का काम, न्याय दिवाने का काम फुल्का साहब ने शुरू किया और पूरे देश के अंदर फुल्का जी ने उस लड़ाई को अगे वधाया। 1993 जदों भारतीय जनता पार्टी की पहली बारी दिल्ली च सरकार बनी, उसले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने उन्होंने सलाहकार के रूप च अपने नाल लिता। और वो टाइम सी जदों
ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬੀਇੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, ਲਗਭਗ 19,000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦस्य ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ MLA ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈजिस्लेटिव चुननी है कि सज्जन कुमार ਨੂੰ सजा सुननी। ढाका के पूर्व विधायक HS फुल्का जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे एक्सप्रेस 100 में। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत को एक युवा अभिनेत्री द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने थोडुपुझा के स्थानीय अधिकारियों की मदद से उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद रंजीत को थोडुपुझा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पर उनकी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी की गई। फिर उन्हें आगे की पूछताछ के लिए एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस के पास भेजा गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी के बाद गुलडांडा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया। वसंत ऋतु में हुई इस दुर्लभ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट से लेकर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना। 3 से 6 अप्रैल के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी, तूफान और तेज हवाओं की संभावना। जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश के बावजूद यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। पिछले 14 दिनों में यहां 1,69,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। भारतीय शेयर बाजार आज तेजी के साथ हरे निशान में खुला। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 2% की उछाल दर्ज की गई। सरकार ने वित्त अधिनियम 2026 को अधिसूचित किया, जिससे केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्ताव अब आज से लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में 53.47 लाख करोड़ रुपए के खर्च और 12.2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश का प्रावधान। आज से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान खत्म कर पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लागू हुए। हाईवे यूजर्स को टोल देने के लिए केवल फास्टैग और UPI जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। इस कदम का उद्देश्य टोल कलेक्शन को तेज, पारदर्शी और सुगम बनाना, जिससे लंबी कतारें कम हों और यात्रा का समय बचे। भारतीय रेलवे ने आज से टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़े बदलाव किए। नए नियमों के तहत ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा 24 से 8 घंटे के बीच के टिकट की कैंसिलेशन पर 50% और 72 से 24 घंटे के बीच की 25% कटौती होगी, जबकि 72 घंटे से पहले टिकट रद्द करने पर पूरा पैसा वापस। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न के सभी फॉर्म अधिसूचित किए और इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 की आय के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी तेज शुरू हुई। आयकर विभाग ने ITR 2, 3, 5, 6 और 7 के साथ अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR U फॉर्म को भी अधिसूचित किया। मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह 2 से 8 अप्रैल तक किया जाएगा आयोजित, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में आजीवन सीखने की संस्कृति विकसित करना। उत्तर प्रदेश सरकार 7 अप्रैल से 2026-27 रबी सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीद शुरू करेगी। इस योजना के तहत किसानों से निर्धारित MSP पर फसलें खरीदी जाएंगी, जिससे उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और बाजार में कीमतों में गिरावट से सुरक्षा मिले। केंद्र सरकार के अनुसार PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक करीब 3 करोड़ घर बन चुके हैं। पारदर्शिता के लिए AI जियो टैगिंग और आधार आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सरकार ने जानकारी दी कि अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है और 2029 तक 4.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 219 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए, जो अब तक का किसी एक साल में सबसे अधिक। इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि यह आंकड़ा पिछले साल के 174 एपीए से भी ज्यादा और कुल एपीए की संख्या पहली बार 1000 के पार पहुंचकर 1034। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स, निर्यात और कुरियर आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 8 से बड़े सुधार लागू करने की घोषणा की। इसके तहत प्रति कुरियर खेप पर 10 लाख रुपए की मूल्य सीमा हटा दी गई है, जिससे निर्यातकों को अधिक लाभ होगा। नए नियमों से एमएसएमई कारीगरों और स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स लागत और समय कम होगा। साथ साथ बिना मंजूरी वाले शिपमेंट को 15 दिनों बाद वापस भेजने की सुविधा भी दी गई है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 700 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार रुपए को स्थिर रखने और उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त। ये भंडार 10 महीने से ज्यादा की आयात को कवर करता है, जिससे आरबीआई को हस्तक्षेप की पर्याप्त गुंजाइश मिलती है। सरकारी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 296.08 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला। बैंक ने स्पष्ट किया है कि वो इस आकलन से सहमत नहीं है और आदेश को चुनौती देगा। सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में वीर विक्रम यादव को डीजीसीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार क्रीमिया में AN-26 सैन्य परिवहन विमान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार सभी 29 लोगों की मौत। उड़ान के दौरान विमान से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद खोज दल ने दुर्घटना स्थल का पता लगाया और अधिकारियों ने हादसे का कारण तकनीकी खराबी बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे का स्तर बिल्कुल शून्य। अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के संभावित जमीनी हमले के लिए भी पूरी तरह से है तैयार। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यह मार्ग फिलहाल उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के साथ युद्ध में है, लेकिन मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने का संकेत देते हुए कहा कि अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों में अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल कर चुका है और अब संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, संकेत दिया कि अंतिम चरण में कोई समझौता संभव हो सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ईरानी खतरे से निपटने के लिए क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के साथ नए गठबंधन बना रहा है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने कहा कि उनका देश ईरान अमेरिका इजरायल संघर्ष से दूर रहेगा जब तक सीरिया पर कोई हमला नहीं होता। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन आज कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिन की यात्रा पर चंद्रमा के चारों ओर जाएंगे। आर्टेमिस 2 मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि अपोलो कार्यक्रम 1972 के बाद पहली बार इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा से परे यात्रा करेंगे। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट हराकर जीत के से शुरुआत की है और गुजरात से जीत के लिए मिले 163 रन के लक्ष्य को पंजाब ने 19.1 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब की जीत में कूपर कोरोली ने अहम भूमिका निभाते हुए 44 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए। वहीं प्रभसिमरन सिंह ने 37 रनों की पारी खेली। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी। ऋषभ पंत और अक्षर पटेल दोनों ही अपनी अपनी टीमों के अभियान का आगाज जीत के साथ करने उतरेंगे। आईपीएल में अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 7 मुकाबले खेले गए। इनमें से 4 मुकाबले दिल्ली ने जीते, जबकि 3 मुकाबलों में लखनऊ को जीत मिली हुई है। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा को बड़ा झटका लगाए। प्रज्ञानंदा को उज्बेकिस्तान के जावोखेर सिंतरोव से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह को एशियाई स्क्वाश महासंघ ने 2025 का उत्कृष्ट पुरुष खिलाड़ी घोषित किया। उभरती हुई युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह को लड़कियों के वर्ग में शीर्ष सम्मान के लिए चुना गया। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी
पंकज आडवाणी ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला राष्ट्रीय 9 बॉल पूल खिताब जीत लिया है। पंकज ने 11 अंक के फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ के नितिन शर्मा को हराने में सफलता पाई। 3 बार के ओलंपियन मनिका बत्रा ITTF टेबल टेनिस विश्व कप के नॉकआउट में जगह बनाने की दौड़ में बनी हुई है। मनिका ने अमेरिका की लिली झांग पर 3-2 से जीत दर्ज की। दुनिया के 43वें नंबर की खिलाड़ी श्रीजा अकुला को अपने ग्रुप 2 के पहले मैच में पुर्तगाल की फू यू से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। आज श्रीजा का मुकाबला चीन की दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी वांग मानियू से होगा। भारतीय अंडर 23 पुरुष टीम को अंडर 23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 के निर्णायक मुकाबले में ताजिकिस्तान के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। भारत एक जीत के साथ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर। 4 बार की विश्व चैंपियन इटली लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। इटली को बोस्निया और हर्जेगोविना ने पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पूर्व विजेता लगातार 3 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। पेनल्टी शूटआउट में बोस्निया ने इटली को 4-1 से हराने में सफलता पाई। तुर्की ने 24 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। प्लेऑफ मुकाबले में तुर्की ने कोसोवो को 1-0 से हराने में सफलता पाई। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में केरेम ओक्टुकोगलू ने गोल करके टीम को जीत दिला दी। तुर्की ने आखिरी बार 2002 के विश्व कप में हिस्सा लिया था, जहां उसने तीसरा स्थान हासिल किया था। चेक गणराज्य ने 20 साल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। प्लेऑफ फाइनल में चेक गणराज्य ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।